नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट को लेकर। दोस्तों, मुझे बहुत सारे सवाल लोगों के देखने को मिलते हैं। मुझे पर्सनली बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, जिसमें लोग आखिरकार ये जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति एक बार में कितने बैंक अकाउंट रख सकता है। एक ही बैंक में, अलग अलग बैंकों में, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, या फिर पेमेंट बैंक हो। ओवरऑल अपने देश में जितने भी बैंक हैं, उनमें से आप कितनों में चुनाव कर सकते हैं। आप अपने लिए कितने बैंकों में कितने खाते खोल सकते हैं, इसका क्या लिमिट है। और कहीं इस जो है सरकार का कोई गाइडलाइन तो नहीं है, कहीं इनकम टैक्स का छापा वगैरह का कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आप अपने जीवन में, ठीक है, कितने बैंक अकाउंट अपने खुलवा सकते हैं, कितने बैंक खाते रख सकते हैं, कितना खाता मेंटेन कर सकते हैं, और क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स से कोई दिक्कत है क्या। क्योंकि ये दिक्कत जो है गाइज, इस बात का डर हमेशा मन में रहता है कि यार क्या पता मेरे बहुत सारे बैंक अकाउंट हो, तो इसकी जानकारी अगर इनकम टैक्स को लग जाती है तो मेरे घर पे छापा भी पड़ सकता है। सो गाइज, कंप्लीटली आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहला, कि आप कितना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कितने अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, कि आपको ज्यादा बैंक अकाउंट रखने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, और बात करें नुकसान के भी तो बहुत सारे नुकसान हैं। और तीसरा गाइज, हम बात करेंगे कि आखिर क्या, किस केस में जो है आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आपको देखने को मिल सकता है, और आपको इनकम टैक्स की ओर से जवाब देने को कहा जा सकता है कि अगर आप अपने खाते से किस प्रकार से कितना ट्रांजैक्शंस करेंगे तो। और लास्ट, हम बात करेंगे कि आप कितने प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कितने गवर्नमेंट जो कि सरकारी बैंक होते हैं उसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कितना स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर पेमेंट बैंक। अपने देश में बैंकों की कोई कमी नहीं है। वो बात अलग जी है कि मोदी जी सबको बेच रहे हैं, लेकिन ठीक है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बिना कुछ घुमाते फिराते, कि इनकम टैक्स के द्वारा या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस बात का कोई भी लिमिट तय नहीं किया गया है कि कोई एक व्यक्ति अपने कितने बैंकों में कितने खाते ओपन करवा सकता है। इसका मतलब ये कि एक आम नागरिक, जो भारत का नागरिक है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, जो उसको रिक्वायरमेंट है, या फिर अपने पसंद नापसंद के हिसाब से वो अपने बैंकों का चुनाव कर सकता है। बैंकों में जो अलग अलग प्रकार के खाते होते हैं, ठीक है, उसका चुनाव वो अपनी ओर से कह सकते हैं, कर सकता है। मिला जुला के ये कि आप कितने बैंकों में कितना खाता खोलें, इसके लिए कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। अब जब स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, तो आपको कोई भी कानून ऐसा करने से नहीं रोकता है, और आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आप हर बैंक में, जो आपका बैंक आपको अच्छा लगे, आप उसकी जो है बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग सर्विसेज जो भी आपको पसंद आ रही है, आप उसका लाभार्थी बन सकते हैं। अब सरकार ये बिल्कुल नहीं कह सकता है कि भाई आपका पहले से ही एसबीआई में अकाउंट है तो आप पीएनबी में नहीं अकाउंट ओपन करवा सकते, आपका पहले से ही एचडीएफसी में है तो आप आईसीआईसीआई में नहीं अकाउंट ओपन करवा सकते, क्योंकि हर बैंक को एक इक्वल नज़र से सरकार देखता है। किसी बैंक का जो है डिजिटल बैंकिंग फीचर अच्छा होता है, किसी बैंक का जो है यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन बढ़िया होता है। सब बैंक का कुछ ना कुछ अपना एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो उसी के हिसाब से आप अपने जरूरत के हिसाब से आप अपना खाता चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत सारे जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा एडवांस और डिजिटली चीज़ें चाहिए। अगर आपको अपने सेविंग्स के ऊपर अच्छा रिटर्न चाहिए, ज़्यादा आपको इंटरेस्ट चाहिए, तो आप एक ऐसे बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे जैसे कि आईडीएफसी बैंक, जो कि फिलहाल अभी सबसे अधिक जो है इंटरेस्ट दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप किसी भी बैंक में जितनी मर्जी उतना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इसके लिए कोई भी बंदिश नहीं है। अब हम गाइस यहाँ पे दूसरा बात कर लेते हैं फायदों का, कि आपको ज़्यादा अकाउंट रखने से क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि फ़ायदा यही है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है, अगर आपको ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग करनी है तो आप प्राइवेट बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो आप आईडीएफसी में खुलवाइए। आप एक ऐसे बैंक की तलाश में है जो आपको हर जगह मिल जाए, तो आप एसबीआई में अकाउंट ओपन करवा लीजिए। आपको ऐसा बैंक चाहिए जो भरोसे का प्रतीक हो,
तो यूनियन बैंक में जाइए। तो हर बैंक का कुछ ना कुछ एक अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, उस हिसाब से आप उसके बैंकिंग फीचर का लाभ ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। अब दूसरा बात कर लेते हैं गाइस, नुकसान क्या है। तो यहाँ पे नुकसान पे भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे नुकसान भी हैं। आप जितना ज्यादा खाता मेंटेन करेंगे, जितना ज्यादा आपका बैंक अकाउंट होगा, आपको उसके ऊपर उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो उतना देना ही होगा। जैसे कि अगर आपको शौक है आपको बाइक्स का, आपने अपने घर में 15-20 बाइक्स ले रखे हैं, तो हर बाइक पे कुछ ना कुछ मेंटेनेंस खर्चा होता ही है। आपको कंटिन्यूअसली जो है उसका ऑयल चेंज करना होगा, उसको जो है सर्विसिंग करवानी होगी, किसी में कुछ प्रॉब्लम, किसी में क्लच का प्रॉब्लम, किसी में गियर का प्रॉब्लम। तो ओवरऑल जितना ज़्यादा आपका संख्या होगा आपके कलेक्शन का, उतना आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो बैंकों में भी यही है, हर बैंक के अपने कुछ नियम और अपने कुछ शर्तें होती हैं। हर बैंक का अपना एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस होता है, वो आपको मेंटेन करके चलना होता है, ठीक है। तो हर बैंक का मिनिमम मान के चलते हैं कि 1000 भी मेंटेनेंस जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस है। तो अगर आपके 10 या 20 बैंकों में खाते हैं तो आप 20,000 आपको तो ऐसे ही लग रहे हैं। हर बैंक का अपना कुछ एनुअल डेबिट चार्ज भी होता है, डेबिट कार्ड का चार्ज, तो वो आपको सालाना जो है 100 रुपए 200 रुपए देने होंगे। हर बैंक का अपना SMS चार्ज वसूलती है महीने महीने, वो आपको देना होगा। ऐसे ही छोटे बड़े बहुत सारे खर्चे हैं जो कि आपको अकाउंट मेंटेन करने पे देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी घाटे का सौदा होता है अगर आपकी उतनी इनकम नहीं है। अगर आपने केवल शौकिया तौर पे बैंक अकाउंट रखे हैं भाई, तो आप जो है बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ नुकसान है। और अब गाइस बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स का किसके ऊपर नजर रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके बहुत सारे अकाउंट हैं तो क्या इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं यार, इनकम टैक्स वाले इतने खाली नहीं बैठे हैं कि वो ये ट्रैक करें कि यार कौन कितना बैंक अकाउंट रखा है, कितने खाते खोले हैं। नहीं, उनको मतलब है आपके फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, कि आप जो है पैसे का इधर उधर कितने पैसे कर रहे हैं। खाते से कोई लेना देना नहीं है, खाता तो 500 रुपये देकर खुल जाता है। अब आप खाते में कितना जमा हो रहा है, कितने पैसे आप निकाल रहे हैं, खातों में फाइनेंशियल एक्टिविटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। अब ये आप मत सोचें कि आपके 10 अलग अलग खाते हैं, आप सभी में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अलग है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं। वो सभी CKYC मतलब कि सेंट्रल KYC के थ्रू वो सभी खाते का जो इंफॉर्मेशन है वो बैंक RBI से शेयर करता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पता होता है कि ये सभी खाते किसी एक ही इंडिविजुअल व्यक्ति का है CKYC के थ्रू, क्योंकि सभी अकाउंट में आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो बिल्कुल सेम ही होगा, क्योंकि पैन कार्ड मैंडेटरी है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, और एक व्यक्ति का एक ही पैन कार्ड होता है। तो इस तरीके से जो RBI के पास आपके सभी बैंक खातों का जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठे एक बार में है। तो ऐसे में अगर आप सालाना एक साल के भीतर भीतर जो है एक बार में अगर 10 लाख से ज्यादा का कैश 10 लाख से ज्यादा का कैश आप या तो जमा करते हैं या फिर निकासी करते हैं बाई कैश, या फिर ऑनलाइन तरीके से किसी दूसरे के खाते से आप NEFT या फिर RTGS करवाते हैं, तो अगर ये कुछ संदिग्ध लगता है, अगर कुछ सस्पिशियस लगता है, तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि आपने इसी साल ट्रांजैक्शन किए तो आपको इसी साल नोटिस आ जाएगा, वो आज से 2 साल बाद 3 साल बाद भी आ सकता है आपके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए। ऐसे में दोस्तों आपको एक बारी में 10 लाख से ज्यादा का, मैं ये सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं, करेंट अकाउंट के नहीं। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो एक बारी में या फिर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर 10 लाख से ऊपर का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ तो आप तभी करेंगे जब आपके जो अकाउंट में वो डिपॉजिट होंगे, तो जो है यहाँ पे थोड़ा सा खतरा बन जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही खाते में 10 लाख, अगर आपके 5 खाते हैं और सब में अगर आप 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो वो इकट्ठा तो 10 लाख हो गया। अब रिजर्व बैंक के पास जो है ये इंफॉर्मेशन चल गया कि हाँ इस इंडिविजुअल के इतने खाते हैं और इसमें 10 लाख रुपीज डिपॉजिट हुए हैं, ये मिनिमम 10 लाख है, इससे ऊपर जो है आप ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे इनकम टैक्स के नोटिस का। और वो इकट्ठे करके वो सारा फाइनेंशियली जो आपका ट्रांजेक्शन है वो उसको सिंक कर लेगा, और उसका जो आगे एक रिपोर्ट है वो इनकम टैक्स के साथ शेयर कर देगा, और होपफुली जो है आपको इसका नोटिस आ जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको जो अपने जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इकट्ठे ज़्यादा नहीं करने चाहिए, एक बार में 10 लाख से ज़्यादा का आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ छूट दिए गए हैं, अगर आपका कृषि योग्य, अगर आप किसान हैं, तो अगर आप किसान खेती बाड़ी करके अगर आप करोड़ों रुपए भी कमाते हैं
तो वो टैक्स के दायरे से बाहर आता है। अगर आप कुछ छोटा मोटा अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो अगर आप छोटा मोटा कुछ बिजनेस है, तो आप इसमें आपको कुछ टैक्स में छूट मिलता है, लेकिन एक तरीके से उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। सो दोस्तों, ये था पूरा कहानी, एक टोटल समरी कि आप एक बारी में कितना बैंक अकाउंट रख सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और आप किस तरीके से आपको अपनी ओर से कौन सा प्रोसेस अपनाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि आपके कीमती पैसे जो हैं वो बचे रहें, ज़्यादा आपको नुकसान भी ना हो, और आप एक बेहतर फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद ले पाएँ। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो से आप सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। कीप बैंकिंग विद एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।